स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ, हिंदी की 12 खड़ी। काफ़ी सारे पेरेंट्स का कॉल आ रहा था मेरे पास कि मैम आप एक बार हिंदी की 12 खड़ी के बारे में बता दीजिए, हमें अपने बच्चों को बताने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। इसमें से बहुत सारे छात्र होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे या उनको समस्या होती होगी। हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं जिनको दिक्कत होती है 12 खड़ी को समझने में, उनके लिए ये क्लास मैं बना रही हूँ। और हमारे उन अध्यापकों के लिए जिन्हें छोटे बच्चों के लिए पढ़ाना होता है, तो किस तरह से आप इसे पढ़ा सकते हैं बच्चों के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि 12 खड़ी है क्या, यानी हिंदी की 12 खड़ी है क्या, और इसके करने से हमें क्या इसमें हमें सहूलियत मिलती है, या ये 12 खड़ी हम क्यों सीखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो लोग हिंदी जानना चाहते हैं, जैसे जैसे जिनको हिंदी नहीं आती है बोलनी, या वो हिंदी बोलना सीखना चाहते हैं, तो उनके सबसे पहला जो काम करना होता है वो 12 खड़ी सीखना होता है, लेखन के लिए, उच्चारण के लिए। ठीक है, तो ये वही है। ये क्या होता है, कैसे हम इसकी शुरुआत करते हैं, तो ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और यहाँ पे जो मैं सीट बनाऊंगी यहाँ पे, तो उसको मैं पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगी। तो आप वो पीडीएफ कहाँ से ले सकते हैं, तो ये मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से। आप लोगों को हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, निधि एकेडमी। इसमें आप जाएंगे तो यूट्यूब वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप इस पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक वाला ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, सामान्य हिंदी शॉर्ट ट्रिक वाला जो होगा, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये आज की क्लास मिल जाएगी, और इसी में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आप इस तरह से यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हिंदी की 12 खड़ी। हिंदी की 12 खड़ी को जानने के लिए जब हम बात करते हैं हिंदी भाषा में हिंदी वर्णमाला की, तो हिंदी वर्णमाला में हम पाते हैं कि वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये हमने जाना ही, आप इस बारे में जानते हैं पहले से। तो वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो यहाँ हमने जो लिखा है इस समय 11 स्वर और 2 हमारे अयोगवाह यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, ये 2 अयोगवाह हैं, तो 11 स्वर और 2 अयोगवाह ये हमने लिखे हुए हैं। और व्यंजन में हमने यहाँ पर 33 व्यंजन लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ये मत सोचना हिंदी में हमारे और व्यंजन भी होते हैं, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर 33 व्यंजन ही लिखे हैं फिलहाल। बाकी के जो हमारे यहाँ पर जो 6 व्यंजन आते हैं वो अलग हैं, वो भी मैंने यहाँ पर नहीं रखे हैं। ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ पे हमने 33 ही रखे हैं। तो अभी इसी में समझेंगे। तो 12 खड़ी होती क्या है, तो हम यहाँ कहते हैं कि जो हमारे स्वर होते हैं, जो स्वर व्यंजन हैं, इन जो हमारे स्वर वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ऐसा हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो उच्चारण किस तरह से होता है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग और आह। ठीक है, ये हमने 13 जो हमारे यहाँ पे कुल वर्ण है, यानी 11 + 2, इनका उच्चारण अपने आप हो गया। ठीक है, तो ये हम जान चुके। अब जब हम व्यंजन पर आते हैं, तो व्यंजन के जब उच्चारण की बात आती है, तो व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। हम ऐसा कहते हैं कि व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। तो अभी देखो जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये हमारे व्यंजन नहीं है। मतलब हम ये कहें कि ये व्यंजन है क्या, तो ये हमारे व्यंजन वर्ण नहीं है, ये हमारे अजंत रूप हैं। अजंत रूप का मतलब है कि व्यंजन में हमने स्वर लगाया हुआ है। तो ये असली में व्यंजन हमारे कब होते हैं, तो असली में ये व्यंजन हमारे होते हैं जब हम इनके नीचे हल लगा देते हैं। ठीक है, अब हमने इनके नीचे हल लगा दिया, तो जब हमने हल लगाया तो अब ये हमारे जो वर्ण हैं ये वास्तविक व्यंजन में बदल गए हैं। ठीक है, ये क्या हो गए, हमारे वास्तविक व्यंजन में बदल गए। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि मैम वास्तविक व्यंजन में बदल गए तो इनमें क्या परिवर्तन आ गया। तो इनमें परिवर्तन ये आ गया कि ये असल में व्यंजन है, अब इनका उच्चारण संभव नहीं है। मतलब कि हम अगर इस क का उच्चारण करना चाहें, तो जैसे हम उच्चारण करें क या ख, तो क और ख के बाद जो हमारे मुख से अ जो निकल रहा है, हमें इसे रोकना होगा, यानी इसमें अब स्वर शामिल नहीं है। तो जब हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो हम और तरीके से बोलेंगे कि या के या कु, इस तरह से करने की कोशिश करते हैं। तो शर्त यही आती है कि अगर आप व्यंजन का उच्चारण करना चाह रहे हैं तो आप स्वर नहीं लगाओ,
इनमें से कोई सी ध्वनि नहीं आपको लेनी है। तो जब हम इनमें से कोई ध्वनि नहीं लेते तो हमारा जो मुख है वो रुक जाता है, फिर हमारे इन जो व्यंजन हैं इनकी ध्वनि बाहर नहीं आ पाती है। तो जब इनकी ध्वनि बाहर नहीं आती है तो अब समस्या यहीं पे आती है। तो समस्या कुछ नहीं आती, हमें व्यंजन की परिभाषा मिल जाती है कि व्यंजन ने जो कहा कि इनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। ठीक है, तो हमें दो तरह के वर्ण मिल गए, एक हो गए जिनका उच्चारण स्वयं होता है जिन्हें हम स्वर कहते हैं, और दूसरे वर्ण हो गए जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। तो अब हम इन सब का उच्चारण करने के लिए स्वर की मदद लेते हैं। तो जब हम इन स्वरों की मदद लेते हैं तो वहीं पर निर्मित होती हैं हमारी 12 खड़ी। ठीक है, वहीं पे हम बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे स्वर हैं इन स्वरों का ये तो वास्तविक रूप है। ठीक है, इसे हम कहते हैं वास्तविक रूप यानी स्वर का ये वास्तविक रूप है। और अब हमें देखना है कि इन स्वरों का एक मात्रिक रूप भी होता है। ठीक है, क्या होता है? मात्रिक रूप, यानी इनकी मात्राएं होती हैं। तो अब पहले हम जानेंगे इनकी मात्राओं के बारे में। तो हम जब देखते हैं तो ये स्वर हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि स्वर की मात्राएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आ स्वर। ये जो आ स्वर होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, जब इसकी कोई मात्रा नहीं होती तो ये किसी व्यंजन में है, ये हमें कैसे पता चलता है? तो हमें ऐसे पता चलता है कि हम जानते हैं व्यंजन का वास्तविक रूप ये है, जैसे इसके नीचे हल लगा है। ठीक है, तो जब ये स्वर इसमें सम्मिलित होता है तो ये जो हल है हमारा यहाँ पर ये हट जाता है। अब जो हमारे पास यहाँ पर रूप बचा, इस रूप से हमें पता चल जाता है कि इसमें यानी ये जो व्यंजन है इस व्यंजन में कौन सा स्वर शामिल है? अ स्वर शामिल है। ठीक है, ये इस तरह से आ जाता है। अब इसके बाद तो ये बात समझ में आ गई, तो इसलिए अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। यह जब किसी भी व्यंजन में सम्मिलित होता है तो उसके नीचे का हल हटा देता है और उससे हमें ये ज्ञान हो जाता है कि इस व्यंजन के साथ अभी कौन सा स्वर है। ठीक है, अब ये जो हमारा आ स्वर है इसकी मात्रा होती है इस तरह से खड़ी पाई। जब भी ये किसी व्यंजन के साथ खड़ी पाई लगी हुई होगी तो आप समझ जाएंगे कि उस व्यंजन में कौन सा स्वर है? आ। ये जो हमारी छोटी ई है इसका रूप होता है इस तरह से, यानी ये व्यंजन के पहले आती है और जो बड़ी ई है ये व्यंजन के बाद में आती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि जब किसी व्यंजन के साथ ये मात्रा होती है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर लघु ई है, और जब ये मात्रा लगी होती है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर दीर्घ ई है। ठीक है, उसी तरह से जो ये हमारा ऊ है, ये ऊ आता है यहाँ पर, ये छोटा ऊ हम इसे कहते हैं इसकी मात्रा, और जो ये बड़ा है किसी भी वर्ण के नीचे लगता है तो इसकी मात्रा ऐसे होती है। तो जब भी किसी व्यंजन के साथ ये मात्रा लगी हुई होती है ऐसे, तो हमें पता चल जाता है कि उस व्यंजन में कौन सा स्वर है, तो लघु ऊ है। और जब ये मात्रा लगी होती है तो हमें पता चल जाता है कि उस व्यंजन में कौन सा ऊ है, तो दीर्घ ऊ है। ठीक है, अब ये आता है री। ध्यान रखिएगा इस री का एक विशेष कॉन्सेप्ट है, अभी 12 खड़ी में ये नहीं होता है, लोग इसको नहीं मानते हैं, लेकिन मैं आपको इसे बताऊंगी कि ये 12 खड़ी में रखा नहीं जाता है, लोग नहीं रखते। लेकिन क्योंकि आप जब पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिनमें आपको री की मात्रा देखने को मिलती है, तो इसे हम अलग से पढ़ेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो शब्दों के उच्चारण में और शब्दों के लेखन में। तो इसकी भी मात्रा हम साथ में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इसकी मात्रा किसी भी वर्ण के नीचे इस तरह से लगी होती है, और जब किसी व्यंजन के नीचे इस तरह से लगा होता है तो हम समझ जाते हैं कि इसके अंदर री की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, फिर आता है हमारा ए। ए की मात्रा हम देखते हैं, सुरेखा के ऊपर एक मात्रा इस तरह से होती है और अ की मात्रा होती है इस तरह से। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है किसी भी व्यंजन पे अगर ये मात्रा लगी होती है कि उनमें कौन सा स्वर है। अब इसी तरह से हम देखते हैं ओ की मात्रा होती है एक खड़ी पाई के ऊपर एक मात्रा, और औ की मात्रा होती है एक खड़ी पाई के ऊपर दो मात्रा, इस तरह से। तो किसी भी व्यंजन के साथ जब ये ऐसे लगा होता है तो हमें पता चल जाता है कि इनके साथ कौन सा स्वर सम्मिलित है। अब आता है हमारा अनुस्वार यानी अंग। अंग की मात्रा
हमारे ऊपर एक सिर्फ बिंदी होती है, ठीक है, किसी भी वर्ण के ऊपर हम किसी भी व्यंजन के ऊपर बिंदी लगा देते हैं तो वहां पे अनुस्वार हमारा हो जाता है। और यह आता है हमारा विसर्ग। विसर्ग में हमारी 2 बिंदी होती हैं किसी भी वर्ण के अंत में। तो ये मात्राएं हमारी लगती हैं। अगर हमने किसी व्यंजन के बाद ये मतलब किसी व्यंजन के ऊपर अनुस्वार और किसी व्यंजन के बाद अगर हमने ये विसर्ग लगाया हुआ है तो हमें समझ में आ जाता है कि इसमें उच्चारण कौन सा स्वर दे रहा है, ठीक है। इसी कारण से हम इन दोनों अयोगवाह को कभी कभी स्वर भी कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको स्वर की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि यह व्यंजन को उच्चारण प्रदान करता है, ठीक है। जिस तरह से बाकी स्वर करते हैं तो ये दोनों भी व्यंजन को उच्चारण दे देते हैं। तो 12 खड़ी में तो हमने इनको स्थान दिया है। अब देखो ध्यान देना, आप लोग जब वर्णमाला पढ़ते हो तो हिंदी की वर्णमाला में काफी सारी बातें आपके दिमाग में बड़ी उलझन पैदा करती होंगी कि कुछ लोग कहते हैं कि 11 स्वर होते हैं लेकिन 12 खड़ी में आपको अनुस्वार और विसर्ग भी पढ़ाया जाता है। भाई जब 11 स्वर होते हैं तो ये क्यों अनुस्वार और विसर्ग क्यों पढ़ाया जा रहा है हमको? और अनुस्वार और विसर्ग तो इसमें पढ़ाया जाता है 12 खड़ी में, लेकिन 11 स्वर में जो आपका री है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, वो पढ़ाया नहीं जाता। तो ये बात थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन भरी है कि ये समझ में नहीं आता कि कौन क्या कर रहा है। तो देखो एक बात आपको यहाँ पे एक बात समझ लेनी है कि जिस भी विद्वान ने 12 खड़ी का कॉन्सेप्ट पहले दिया है उन्होंने क्यों तो री को बाहर निकाला और क्यों अनुस्वार और विसर्ग को इसमें सम्मिलित किया, इसका जवाब तो वही दे सकते थे। अब पता नहीं वो गुरुजी हैं भी या नहीं है, है ना। तो अब हमारे सामने क्या है कि हमको सीखना है हिंदी को, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको सबके बारे में यहाँ पे बताऊंगी। तो जो 12 खड़ी आपकी आती है, मान लो कि आप में से कुछ लोग अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से जानना चाहते हो तो 12 खड़ी में आपको क्या करना है, अ से लेकर अह तक में री को बाहर निकाल देना है। तो बाकी जो 12 अक्षर बचेंगे यहाँ पर वो आपके 12 खड़ी में आ जाएंगे। लेकिन जो लोग हिंदी को लेखन और उच्चारण के दृष्टिकोण से सीखना चाहते हैं तो वो 13 के 13 वर्णों को यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब ये मात्रा आपको लगानी आ गई। अब क्या होता है कि ये सारी मात्राएं हम किसी एक व्यंजन के साथ लगाते हैं, ठीक है। किस तरह से? तो जैसे देखो अब यहाँ पे हमारे सामने क वर्ग है, ठीक है। अभी हमने लिया है क वर्ग, ठीक है। हम व्यंजन की बात कर रहे हैं, जो हमारा व्यंजन है इसमें हमने क वर्ग को लिया है। तो इसमें जो हमारा ये पहला आ गया है, अभी देखो मैंने इनके नीचे से हल हटा लिया था, थोड़ा सा लिख दिया है कि ज्यादा बार बार रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे हम यहाँ मात्राएं लगाएंगे। मैं आपको यहाँ पे मात्रा लगा के दिखाऊंगी किस तरह से चढ़ती हैं मात्राएं। तो देखो पहले जो हमारा यहाँ पर दिया है ये इसमें हमारी अ है, ठीक है। अ स्वर इसमें सम्मिलित है, ये हमको दिख रहा है। अब ये जो हमारा का है इसमें हम लगाएंगे आ, ठीक है। तो ये हमारा बन गया का। तो जब ये हमारा का बन गया तो इसमें इसका जो उच्चारण है जब पहले यहाँ पे होता है तो इसका उच्चारण हो गया क और ये हो गया का, ठीक है। तो यानी इस क का उच्चारण हर मात्रा के साथ बदलता जाएगा और वही फिर हमारी हिंदी में मतलब हमारे लेखन में काम आता है। तो यहाँ पे देखिएगा आप किस तरह से उच्चारण बदलेगा। ये हो गया क और ये हो गया का, ठीक है, का। और इस पे हम मात्रा चढ़ाएंगे छोटी ई की, तो ये आगे से चढ़ेगा तो ये की, और इस पे चढ़ेगी बड़ी ई की मात्रा तो ये हो जाएगा की। तो इसका उच्चारण की और ये की, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा कु और कु, ठीक है, कु। अब क के ऊपर लघु ऊ लगा तो कु और दीर्घ ऊ लगा तो कु। अब ध्यान रखिएगा नियम तो हमारा यहाँ पे कहता है कि इसके बाद हमारा री की मात्रा लगनी चाहिए, लेकिन री की मात्रा को यहाँ पे 12 खड़ी में स्किप किया गया है तो हम भी अभी स्किप कर देते हैं, ठीक है। जैसे सभी पढ़ाते हैं वैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगी, पर समझाने में अंत में आपको बता दूंगी, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है हमारे पास ए, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हमारा, अब इसका उच्चारण क्या हो जाएगा के, और फिर यहाँ पे हमारी मात्रा आएगी अय। तो ये क्या हो गया, ये हो गया के और ये हो गया कय, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो को, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी 2 मात्रा वाला आ जाएगा तो ये हो जाएगा कौ, ठीक है। यहाँ पे अनुस्वार लगेगा तो कंग और यहाँ पर विसर्ग लग जाएगा तो ये कहा। तो अब जो हमारा यहाँ पर ये बन के आया इसी को हम कहते हैं 12 खड़ी, ठीक है। यही कहलाता है
12 खड़ी। अब इसको पढ़ना क्यों है, मतलब क्यों हम पढ़ते हैं, तो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जब हम हिंदी के शब्द लिखते हैं तो हिंदी के शब्दों में हमें ज़रूरत पड़ती है इनकी। तो हम बच्चों को पहले प्रारंभिक अवस्था में यही सिखाते हैं, इनका उच्चारण और इनका लेखन। तो जैसे मान लो कि अगर हमको काका लिखना हुआ, ठीक है, जैसे एक शब्द है काका लिखना हुआ, तो हम काका लिखेंगे तो बच्चे अपने दिमाग में क्या करेगा, क्योंकि उसने पहले ये पढ़ा क का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, कह, तो उसके पास उच्चारण है, क्योंकि अब वो काका लिखना चाह रहा है तो वो कैसे लिखेगा, हमारे पास एक ध्वनि थी यहाँ पे का, तो हम अब इस का ध्वनि को ही हम 2 बार दोहरा रहे तो ये काका आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से हमको ये बात समझ में आती है कि हमें अब क्या लिखना है। अब मान लो कि हमने बच्चे को बोला कि लिखो बेटा कोई, तो जब हमने कोई लिखा तो अब उसको पहली ध्वनि क्या चाहिए, को, तो वो अपने दिमाग में यही सोचेगा को। अब अगर उसने प्रैक्टिस की है तो उसको पता है कि का, की, कु, के, कई, को, तो उसको दिमाग में आएगा कि को ध्वनि ये थी, तो फिर वो ऐसे लिखेगा तब कोई। ठीक है, अभी बाद के इसे तो हम बाद में पढ़ेंगे, तो उसे ऐसे मिल गया। तो इस तरह से लेखन बच्चों का सुधरता है और बच्चे लेखन में इसको करते हैं। और आप में से जो भी हिंदी पढ़ना चाहता है, या ऐसा होता है कि इस पॉइंट को जो लोग दूर से हैं, मैं देखती हूँ आप लोगों की कमेंट्स, जैसे साउथ से बहुत सारे लोग हिंदी सीख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा हिंदी को समझने और सीखने में, ठीक है, सही लिखने में। अब इसी तरह से हम एक एक करके जल्दी से फटाफट से मैं आप सारे व्यंजन के साथ आपको इसे बता देती हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ साथ दोहराते रहिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि इनके उच्चारण के साथ ही हमको इसे ध्यान में रखना है। जैसे देखो, ये हो गया हमारा ख, ये हो गया खा, ये हो गया खी, खू, खू, खे, खे, खो, खो, खंग, ख। ठीक है, इस तरह से बन गया। अब इसी तरह से ग, गा, गी, घी, गु, गु, गे, गए, गो, गौ, गंग, गह। ठीक है, इस तरह से बन गया। अब इसी तरह से घ के साथ आएगा, घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घय, घो, घौ, घंग, घ। ठीक है, इस तरह से हमारा बन गया। अब इसी तरह से हम जितने भी हमारे व्यंजन हैं सबके साथ हम यहाँ लगाएंगे। तो देखो, आप यहाँ पे देखेंगे मैंने अब लगा दिया है आगे। तो जैसे यहाँ पे दिया है च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चय, चो, चौ, चंग, चह। अब आप इसी तरह से इनके उच्चारण के साथ इन सारे वर्णों का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, लेखन में, उच्चारण में आपको करना है आप करिए, बच्चों को कराना है बच्चों को कराइए। ठीक है, इसी तरह से। तो अब हमारे आ जाएंगे ये च, छ, ज, झ, तो ये है हमारा च वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक पॉइंट और आएगा, इससे पहले वाले में भी आएगा, जो हमारा क वर्ग है इसमें एक वर्ण नहीं है आपका, पंचमाक्षर। ठीक है, ये पंचमाक्षर दिया है। अब आपके दिमाग में रहेगा क्या मैम पंचमाक्षर में ये सब नहीं लगेगा, तो ये बिल्कुल लगेगा। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास हिंदी भाषा में इससे बनने वाले शब्द, यानी इसका प्रयोग होने वाले शब्द न के बराबर हैं, और अगर जो भी होते हैं तो उसमें ये पंचमाक्षर हमारा आधा ही होता है। आधा मतलब सिर्फ व्यंजन ही होता है। तो इसलिए अब इसके साथ मात्राएं उतना ज़्यादा लोग पढ़ाते भी नहीं हैं। पर ऐसा नहीं है कि इसके साथ मात्राएं नहीं लगेंगी, तो इसके साथ भी मात्राएं लगेंगी। हम चाहें तो इसमें भी लिख सकते हैं, मतलब इसी तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं सारी मात्राएं लगाते हुए। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा इसके बगल में बिंदी लगती है। ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से च वर्ग है, च वर्ग में भी हमारा पंचमाक्षर आता है, जिसे यहाँ बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमारा पंचमाक्षर है, तो इसके साथ भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये अ का प्रयोग हो गया
इसके साथ यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा आ का प्रयोग हो गया। अगर हमारा बनता है तो ये संस्कृत में आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, हिंदी में कम देखने को मिलते हैं, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं आगे। अब इसके बाद ये आता है हमारा ट वर्ग, ठीक है। ये ट वर्ग के हैं, तो ट वर्ग में 4 हो गए हमारे, ट, ठ, ड, ढ, ठीक है, सबके साथ लगी हुई है मात्रा, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इसमें भी हमारा पंचमाक्षर बचता है, तो पंचमाक्षर हमारा दिया हुआ है, तो आप चाहें तो इसके साथ भी लगा सकते हैं, लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा अण, ठीक है। यहाँ पे हमारा लग गया इसके साथ अब अ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ण। इसमें ही अगर हम ण, जैसे कृष्णा लगते हैं ना, कृष्णा लिखते हैं तो आ जाता है, तो ऐसे आ गया शब्द। अब इसी तरह से जैसे गणित लिखते हैं तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, तो ये वाला तो आपको फिर भी मिल जाता है परीक्षा में, है ना, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आगे आता है हमारा त वर्ग, तो ये है हमारा त वर्ग। अब त वर्ग में हमने यहाँ पे लिखा तो सब हो गया, त, थ, द, ध, न, ठीक है, इसी में सारा लगा हुआ है, 5 वर्ण हैं हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा प वर्ग, ठीक है, ये हो गया हमारा प वर्ग। तो प वर्ग में भी आ गए हमारे प, फ, ब, भ, म, ठीक है, ये सारे आ गए। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे, यह हमारा आता है यहाँ पर जिसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में भी हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, इसके साथ भी हम 12 खड़ी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें य, र, ल और व, ठीक है। उसी तरह से आता है हमारा ऊष्म व्यंजन, तो ये हो गया हमारा ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में भी हमें पता है, इसमें भी हम 12 खड़ी का प्रयोग करते हैं। ये आ गया हमारा स, श, स और ह, ठीक है, तालु स, मूर्धा श, दंत स और ह, इनके साथ भी प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा यहाँ पे पॉइंट आगे। अच्छा, इसे बताने से पहले आप लोगों को एक पॉइंट और यहाँ पे समझा देती हूँ कि अब आता है, मान लो हमारे पास संयुक्त अक्षर है जिसमें है हमारा छ, ठीक है, त्र, इसमें आता है श्र और ग, ठीक है, ये 4 आते हैं, तो इनके साथ भी आपका ये 12 खड़ी बनता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा संयुक्त अक्षर, ये हो गया संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन हम इसे कहेंगे। तो ये चारों भी हमारे संयुक्त व्यंजन के साथ भी 12 खड़ी हमारा बनता है, ये ध्यान रखिए, संयुक्त व्यंजन जो कि हिंदी भाषा में आया है, ठीक है। ये हमारा संस्कृत में नहीं होता, संस्कृत में ये हमारे क्या है, संयुक्त अक्षर के अंदर ही आते हैं। इसके बाद आता है हमारा द्विगुण। तो जो द्विगुण व्यंजन हैं जो कि हमारे हिंदी में आए हैं, द्विगुण व्यंजन, इनके साथ भी 12 खड़ी बनती है, और यह आपका होमवर्क है, अभी आप लोगों को घर पे बनाना है। तो द्विगुण व्यंजन हमारा कौन सा हो गया, ड, ठीक है, और ये हो गया हमारा ढ। तो ये भी, इनके साथ भी 12 खड़ी हमारी बनती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आ गया, तो ये हमारे जो 6 थे, मैंने आपको बताया ना एक्स्ट्रा 6, ये हमारे आ गए। अब इसके बाद बात करते हैं हम, जो हमारे पास स्वर आया ड़ी, जिसको मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, जिसकी मात्रा क्या है, इस तरह से वर्ण के नीचे लगती है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो लोग 12 खड़ी में इसको नहीं प्रयोग करते, उनसे प्रश्न यही है कि आप एक बात यहाँ पर बताइए कि जब हम अगर इसका प्रयोग हम 12 खड़ी में नहीं करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं। जैसे मान लो हम पढ़ते हैं कृपा, अगर हम इस शब्द को पढ़ते हैं तो आप इसको कैसे बताएंगे बच्चों को कि ये कहाँ से आया है। जैसे हम शब्द पढ़ते हैं, जैसे हमने कहा वृत्त, तो हमने वृत्त लिखा, तो बच्चों को आप क्या बताएंगे कि ये जो आया है ये कहाँ से आया है, ठीक है। इसी तरह से शब्द आता है पृथ्वी, ठीक है, शब्द हम लिखते हैं पृथ्वी, तो आप ये बताइए कि आप कैसे बताएंगे बच्चे को कि ये शब्द हमारा कहाँ से आया है, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लो आप लिखते हैं श्रृंगार, श्रृंगार शब्द लिखते हैं, तो अब बच्चा अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे कि ये कहाँ से आया है।
समझ गए ना? तो कहने का मतलब ये है कि अब जिन्होंने भी 12 खड़ी बनाई ये और उसमें री को नहीं रखा, पता नहीं उन्होंने क्या सोच के इसको नहीं रखा। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर सीख रहे हो अपनी हिंदी का सही उच्चारण और सही लेखन के लिए, तो हम इसे भी पढ़ लेते हैं अलग से, ठीक है? अगर परीक्षा में आता है तो 12 खड़ी के वही रूप बताइएगा, लेकिन जब लेखन की बात आएगी तो आपको इसे भी सीखना होगा। तो इसमें हमारे जितने भी वर्ण दिए हुए हैं, हम सारे वर्णों के साथ यहाँ पे री की मात्रा लगा के उनका उच्चारण देखेंगे। अब देखो यहाँ पे हम क के साथ लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? क्री। ये हो जाएगा ख के साथ खरी, ग के साथ ग्री, इसके साथ घ्री, ठीक है? री लगेगा, मूर्धा से उच्चारण रहेगा। ये हो जाएगा श्री, ये श्री, ये जुड़ी, ये झुड़ी, इस तरह से, ठीक है? ट्री, ड्री, इन सब के नीचे जिसकी जरूरत होगी, जहाँ पर जो बोला जाएगा वैसा हमारा लगेगा, यानी सबके साथ इसका प्रयोग हो सकता है। जितने शब्द होते हैं उनके साथ आ जाएगा, जितने शब्द नहीं होते उनके साथ नहीं आएगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास मतलब जो हमने अभी तक बाकी और वर्णों में जो लगाया है, सारे ही वर्णों का प्रयोग हमेशा कभी हो पाता हो हमारे पास शब्दों में, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो इसलिए हम इसे अलग नहीं कर सकते। अब जैसे देखो इस श्री के साथ हमने ये लगाया, तो ये ध्यान रखिएगा जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसका रूप ये बन जाता है, ठीक है? इसका, ठीक है? इसका ये होता है, यानी जो हमारा तालु श है इसके नीचे हम री लगाते हैं तो ये श्री इस तरह से बन जाता है ये हमारा, ठीक है? इसके नीचे लगाएंगे मूर्धा श के साथ, दंत श के साथ लगाएंगे, ह के साथ लगाएंगे। अब इसी तरह से मान लो अगर हमारा ये दिया है छ तो इसके साथ लगाएंगे। अगर हमारा यहाँ पर देखो त्र दिया हुआ है तो क्या हम इसके साथ लगाएंगे? नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा, इसके साथ नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि आप जानते हो इस त के साथ यहाँ पर ये त हमारा मिलकर बना है र से, ठीक है? अब यहाँ पे र के नीचे ये री का प्रयोग गलत हो जाता है, तो ये वर्ण इस दृष्टि से हमारा ये वर्ण फिर क्या हो गया? गलत हो गया, तो इसका प्रयोग कभी नहीं होगा। और यह आपकी परीक्षा में भी आता है कि वह कौन सा व्यंजन होता है जिसके साथ री का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पे हम लिखते हैं र वर्ण के साथ, र वर्ण के साथ री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि र और री दोनों का उच्चारण, ठीक है, दोनों का उच्चारण क्या है? एक ही है, इसलिए नहीं होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसी तरह से हम देखेंगे जो हमारा वर्ण है, तो हमें पता चला कि ये जो त्र है हमारा, इसका उच्चारण यानी इसके साथ इसका प्रयोग नहीं होगा, तो इसे हम हटा देंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा, जिसमें आ जाएगा हमारा ग, तो क्या इसके साथ प्रयोग होगा? तो हाँ, इसके साथ प्रयोग हो जाएगा। लेकिन फिर आता है कि क्या इसके साथ प्रयोग होगा? तो इसके साथ भी प्रयोग नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये हमारा श इसके बाद लगा है र, और र के बाद हमें इसका प्रयोग करना वर्जित है, तो ये हमारा क्या हो गया है? गलत हो गया है, तो हम इसका भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ से ही आपकी परीक्षा का वो प्रश्न सामने निकलता है कि वो कौन से वर्ण हैं जिनमें री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता। तो हिंदी भाषा में तो 3 हैं और संस्कृत में हमारा एक ही है, र, ठीक है? तो यहाँ पे हमें ये बात पता चल जाती है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना कर लिख देती हूँ कि कौन सा प्रयोग नहीं होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा र है, र के साथ यानी री बराबर इस तरह से प्रयोग, ये हमारा नहीं होगा, गलत है, ठीक है? उसी तरह से जो हमारा वर्ण आता है त्र, यानी अगर ये त्र है हमारा, तो क्या हमारा इसके साथ री का प्रयोग होगा? तो हम इसका प्रयोग ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। और हमारा आता है श्र, तो क्या इस श्र के साथ री का प्रयोग होगा? तो हम इसको जो लिखते हैं ऐसे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉइंट हैं हमारे, ये गलत हैं। ये वर्ण कभी
नहीं लिखे जाते। ठीक है, ये वर्ण हमारे कभी नहीं लिखे जाते। तो हमें यहाँ पर ये बात पता चल गई। और अब ये ध्यान रखिए, परीक्षा में प्रश्न आता है तो भी आप बता देंगे। अब इससे आपको एक बात तो समझ में आ गई कि दुनिया भर के लोग गूगल पे, यानी गूगल बाबा, ये जो श्रृंगार लिखता है हमेशा गलत लिखता है। ये श्रृंगार क्या है? गलत है। ये श्रृंगार क्या है? गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन फिर भी लिख रहे हैं, बना रहे हैं, क्योंकि उसको तो बना दिया, सॉफ्टवेयर है वो, तो सॉफ्टवेयर बना दिया, उसको क्या पता कि सही है कि गलत है। पता तो उसको होना चाहिए ना, जिसने इसका सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, उसको पता होना चाहिए कि ऐसा कभी नहीं लगेगा, है ना। तो अब आप लोगों को तो पता चल गया, आपका सॉफ्टवेयर तो भगवान ने डिजाइन कर दिया है, तो आपको एक बार पता चल जाता है तो आप तो मान लेते हो, है ना। लेकिन कंप्यूटर तब तक नहीं मानेगा जब तक उसका एरर सही नहीं किया जाएगा। तो चलो, अब यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पर देखा, तो 12 खड़ी में अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे आपने बनाई है 12 खड़ी, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम देखेंगे जो 12 खड़ी में आप लोगों ने ये लिखा है, इस जैसे मैंने अभी लिखा, इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, रफ कॉपी ले लेनी है। रफ कॉपी पर आपको एक तरफ से जितने भी सारे व्यंजन हैं सबको आपको लिखना है, सब पर मात्राएं लगानी है, और मात्राएं लगाकर आपको उनका उच्चारण भी करना है और लेखन करना है। इस तरह से आपको जब कभी मान लो कि किसी ने आपको कोई शब्द दे दिया लिखने के लिए और आपको सोचना पड़ता है कि क्या लिखें, अभी इसमें कौन सी मात्रा लगाएं या कौन सा वर्ण बनाएं यहाँ पर, तो जब आपको वर्ण की ध्वनि आपको स्पष्ट होती है तो आप बहुत आसानी से लिख पाते हैं। ठीक है, तो इसका अभ्यास करिएगा। ये थी आपकी 12 खड़ी, तो मैंने आप लोगों को ये समझा दिया। अब आप लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ये पीडीएफ ले सकते हो, और पीडीएफ के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, यहीं पे आपको मिल जाएगा। जो हमारा एप्लीकेशन है निधि एकेडमी, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, और अंत में जहाँ पे यहाँ पे यूट्यूब वाला ऑप्शन है, इसी में शॉर्ट ट्रिक वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहीं पे आपको मिल जाएगा, नया बॉक्स बनकर 12 खड़ी के नाम से लगा होगा, तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित अगर किसी के मन में कोई डाउट रह गया हो, या किसी को लगा हो कि मैम ये वाला पॉइंट और बता देते तो क्लियर हो जाता, या आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ के लिए मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हम इसी तरह से अभ्यास करते रहेंगे, और 12 खड़ी के अलावा अगर कोई और भी डाउट आपके मन में चलता है, या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि मैम मैंने ढूंढा और मुझे किताबों में नहीं मिला, आप बता दीजिए, तो आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।